तस्वीरें दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से, जहां बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है। हमारी सरकार का सुविचारित व दृढ़ लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। विकसित मध्य प्रदेश का आशय है कि प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचनाओं का विस्तार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, महिलाओं में आत्म गौरव के दृढ़ भाव बने, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो, स्वच्छ जलवायु हो, सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि हो एवं जन जीवन व जन संपदा सुरक्षित रहे। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार सुचिंतित रणनीति के तहत औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज के समस्त वर्गों के समावेशी विकास के लिए 4 सर्वस्पर्शी मिशनों गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन एवं नारी कल्याण मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है। महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 का प्रदेश सरकार का बजट भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रथम बजट है। इस गरिमामय अवसर पर मैं सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतवर्ष को गणतंत्र बनाने में महती योगदान दिया। हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। गणतंत्र का यह मूल मंत्र हमारी सरकार की नीति, नियमों एवं क्रियान्वयन में पूर्णतः समाहित है। इस अवसर पर प्रदेश की सम्मानित जनता का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। आगामी वर्षों में इस प्रक्रिया से बजट को और अधिक सार्थक, संतुलित व सरल बनाने के प्रयास रहेंगे। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। हैं जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना स्वाभाविक है। देश का सौभाग्य है कि देश को सक्षम, समर्थ एवं सबल राजनीतिक एवं आर्थिक सूझबूझ का नेतृत्व प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 1,42,000 को रुपये 22,35,000 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार में वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 15% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है।
वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। हाल ही में प्रदेश में 16वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषयक बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2026-27 से आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि का विनिश्चय होगा। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा फिस्कल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से ग्रोथ एवं फिस्कल काउंसिल का गठन कर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों से वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय प्रबंधन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आर्थिक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह ले सकेगी। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण। हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश आयोजित, जिसमें 3 निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य 2 मुख्य क्षेत्रों उद्योग तथा सेवा की क्षेत्र की विकास दर धीमी रही है। हमारी सरकार विकास के तीनों क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए उद्यम हितैषी आकर्षक नीतियां बनाई गई है। नीतिगत सुधारों के अंतर्गत माह फरवरी 2025 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियां जारी की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपालनों की संख्या कम करते हुए प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिए गत 1 वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बुनियादी MOU हस्ताक्षरित हुए तथा रुपये 26,61,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन संभावित है। इन निवेश प्रस्तावों के फॉलो अप के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश निवेश ड्राइव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 3,74,834 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन संभावित है। आपने कसम 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्षस्थ है। GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली से उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है तथा आवंटन की समय अवधि भी 59 दिन से घटाकर 29 दिन रह गई है। अब तक 1,880 से अधिक भूखंड इस प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में के परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक स्वरूप दिया जाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण एक जिला एक उत्पाद है। इनमें प्रमुख है अशोकनगर जिले का चंदेरी हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिनोर चावल, रतलाम का रतलामी नमकीन एवं सीहोर के लकड़ी के खिलौने। यह गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश के 19 उत्पादों जैसे चंदेरी महेश्वर और वाड़ा सिवनी साड़ी, बटीक एवं बाग प्रिंट, रतलामी से मुरैना गजक, शरबती गेहूं, गौंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त है। हमारी सरकार टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC को प्रोत्साहित कर रही है।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, कॉमिक्स, सेमी कंडक्टर निर्माण इकाइयों तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए नवीन नीतियां तैयार की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5,675 लाभार्थियों को लगभग रुपये 378 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। हमारी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके अंतर्गत 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है, जिसका सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाना संभावित है। इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इंसेंटिव हेतु रुपये 3,250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से रुपये 551 करोड़ अधिक है। प्रदेश के बुनकरों एवं शिल्पियों को प्राचीन उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परंपरा को संरक्षित एवं समृद्ध करने, बुनकरों एवं शिल्पियों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने, नए लोगों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है। गरीब कल्याण, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जामय नेतृत्व में हमारी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर दिनांक 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 की अवधि में जन कल्याण पर्व के रूप में संपूर्ण प्रदेश में मनाया गया। हमारी सरकार काम लगातार, फैसले असरदार की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रही है। महोदय, हम प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास व कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के सतत प्रयास करते आ रही हैं। संभव है कि ये प्रयास पूर्व में स्वाति बूंद की तरह रहे हों, परंतु हमारी सरकार में वही बूंद अब समुद्र का आकार ले चुकी है। सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष तथा समाज के विभिन्न अंगों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति जिले की विकास योजना का रोड मैप तैयार करने तथा दिशा दर्शन का कार्य करेगी। हमारा प्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है, इसलिए हमारी सरकार का सतत प्रयास है कि जनजाति समुदाय अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, उत्सव एवं परंपराओं को संरक्षित रखते हुए प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बने। हमारी सरकार जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित है। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु श्रेष्ठ कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में रुपये 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में लगभग 23,000 प्राथमिक शालाएं, 6,800 माध्यमिक शालाएं, 1,100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1,078 आश्रम, 1,032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महाविद्यालय छात्रावास, 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 81 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। छात्रावासों में 1,50,000 से अधिक विद्यार्थी निवासरत हैं। इसके अतिरिक्त आवास भत्ता योजना अंतर्गत रुपये 1,000 से 2,000 प्रति माह की दर से छात्रों को आवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जनजाति वर्ग के लगभग 1,92,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक रुपये 348 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में 16,475 पदों पर भर्ती की गई है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बेगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह रुपये 1,500 दिए जा रहे हैं, जिससे 2,20,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना अंतर्गत 53,000 से अधिक आवास निर्मित हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत
विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए 22 नवीन छात्रावास शीघ्र प्रारंभ होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित कर हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकासखंडों के 11,377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा एवं लगभग 19 लाख जनजाति परिवारों सहित 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मैंने अपने विगत बजट भाषण में यह अवगत कराया था कि छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई संग्रहालय एवं जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन संग्रहालयों के लोकार्पण से आम जनता जनजाति वर्ग के गौरवमय इतिहास से परिचित हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत रुपये 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत रुपये 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत रुपये 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों हेतु रुपये 1,617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत रुपये 47,295 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से रुपये 6,491 करोड़ अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्रीबाई फूले स्व सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का आवास सहायता में रुपये 200 करोड़, छात्रावास योजना में रुपये 193 करोड़, छात्रवृत्तियों हेतु रुपये 1,019 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत रुपये 180 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 32,633 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से रुपये 4,733 करोड़ अधिक है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य विभिन्न परंपरागत व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। इन परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने तथा आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए सम्मानजनक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान उपलब्ध छात्रावासों को मेस तथा इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री तथा परिवहन भत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,786 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से गरिमापूर्ण जीवन यापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये 4,066 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 32,47,304 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5,730 करोड़ की राहत से लगभग 1,08,00,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में रुपये 7,132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आजीवन के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1-2 योजनाओं के स्थान पर उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को
बीमा योजनाओं के लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके, इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रसूति शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता आदि के अंतर्गत लगभग 49,39,000 श्रमिक हितग्राहियों को रुपये 3,917 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 1,74,00,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42,000 हितग्राहियों को रुपये 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस योजना में इस वर्ष 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने एवं महिला रोजगार का बेहतर परिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए नवीन योजना कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 5,772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। इसी तरह औद्योगिक कार्यबल हेतु भी जन निजी भागीदारी आधारित आवासीय व्यवस्था प्रोत्साहित की जाएगी। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,108 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 106 करोड़ अधिक है। युवा कल्याण, नई सोच और नए जोश से परिपूर्ण युवा वर्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहा है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, कहा गया है, विद्या ददाति विनम विनयादति पात्रतात् धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और इस धन से हम धर्म के काम करते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत प्रारंभिक स्तर से ही शैक्षिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4,473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। सकल नामांकन दर प्राथमिक शिक्षा में 98%, माध्यमिक शिक्षा में 70% तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67% से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र के कुल 1,25,000 विद्यालय हैं, जिनमें 1,60,00,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब तक 2,383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों में संचालित किए जाने का लक्ष्य है। पीएमसी योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। प्रदेश में गुणवत्ता महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी 40% संख्या कम हो गई है। 15 लाख मध्याह्न भोजन युवाओं का वर्ष 2022-23 से लागू इस योजना में अब तक 275 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। रिकॉर्ड में नहीं आएगा कुछ भी। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए
वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी है एवं 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान, एक शाला एक परिसर, सीएम राइज विद्यालय, आरटीआई अंतर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदाय आदि योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा की सर्वव्यापकता बढ़ी है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सीएम राइज में रुपये 3,068 करोड़, साइकिलों का प्रदान योजना में रुपये 215 करोड़, पीएम श्री योजना में रुपये आपको बजट में बोलने का टाइम मिलेगा। 130 करोड़, बजट में निःशुल्क बोलने का पाठ्य टाइम पुस्तकों मिलेगा। का प्रदाय की योजना में रुपये 124 करोड़ तथा शाला भवनों में रखरखाव के लिए रुपये 228 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1,400 महाविद्यालय हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों की निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपये 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर एवं आईआईटी दिल्ली के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हेतु प्रयोगशालाओं का विजिट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, निःशुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। बाला बच्चन जी, अभी आपको चर्चा में अवसर मिलेगा। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्वरूप की मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। विभिन्न आईटीआई में जनजाति एवं परंपरागत कौशल, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय आईटीआई देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग की संबंधित पाठ्यक्रम जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार तथा विविधता के उद्देश्य से लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा साहस जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्पवान व सफल जीवन प्रदान करता है। हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्व सुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन अंतर्गत प्रदेश के परंपरागत खेल तथा यथा कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, गदा, पिट्ठू, कंचे आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन समस्त विकास खंडों में भारत सरकार एवं एनआईएस पटियाला के तत्वाधान में किया जाएगा। कृषक कल्याण महोदय, कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जनता को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। मध्य प्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6,000 प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान योजना में इस वर्ष रुपये 5,220 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से 1 या 2 फसलें ले रहे हैं। किसानों को फसल विविधीकरण में पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा शेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बजट कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए रुपये कुल 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में रुपये 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा 2 गुना से अधिक है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में रुपये 19,208 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपये 29,555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विद्युत व्यय में कमी होगी। साथ ही अतिशय सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानांतरित करने से किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस हेतु नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्ष 2025-26 में रुपये 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को फसलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6,13,000 किसानों से 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 11,600 करोड़ का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 624 करोड़ 92 लाख का बोनस भुगतान भी किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6,69,000 किसानों से 43,52,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन किया गया है, जिसकी राशि रुपये 10,011 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को रुपये 4,000 प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। धान उपार्जन पर प्रोत्साहन हेतु रुपये 850 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियां तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 4,416 इकाइयां को लाभान्वित किया गया। पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप योजना अंतर्गत कृषकों को के माध्यम से पानी के अपव्यय को रोका गया है। साथ ही उत्पादन तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय बोलने का समय मिलेगा, करोड़ का प्रावधान मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन की वृद्धि होगी एवं प्रदेश का सांची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादों को दुग्ध से उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस हेतु मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7,50,000 डोज का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में बृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2,200 गौशालाओं में 3,45,000 से अधिक गोवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2,137 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण, 175 बायोफ्लॉक पांड मत्स्य बीज उत्पादन हेतु 32 हैचरी, 418 बायोफ्लॉक, 51 आइस प्लांट, 78 फिश फीड मिल स्थापित किए गए हैं। मत्स्य विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु मत्स्य पालकों को 46 इंसुलेटेड वाहन, 1,881 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित तथा 297 3 व्हीलर आइस बॉक्स सहित प्रदान किए गए हैं। मछली उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रुपये 105 A chance to grow, a chance to learn. सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज वर्ष 2024-25 में इन समितियों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को रुपये 19,895 करोड़ का अल्पकालीन शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 694 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में अब तक कुल 69,63,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के 5,34,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों को 1,10,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मत्स्य पालक कृषकों के 83,840 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये 236 करोड़
74 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई है। कृषि एवं समृद्ध सेवाओं का वर्ष 2011-12 से वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीबीए में योगदान 34% से बढ़कर 46% हो गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर लगभग 12.5% हो गया है। बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 58,257 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के प्रावधान से रुपये 13,409 करोड़ अधिक है। नारी कल्याण, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है। हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएं जैसे गर्भधारण पर देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाडली लक्ष्मी, शैशव काल के लिए आंगनवाड़ियां, निःशुल्क शिक्षा व अन्य शैक्षणिक सुविधाएं, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, जीविका उपार्जन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह तथा निकाह योजना, आवास योजनाओं का लाभ, स्थायी संपत्तियों के क्रय पर पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट, लाडली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अंतर्गत 2,43,396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक रुपये 12,932 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। वर्तमान में लाडली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,27 लाख है। इस योजना के लिए रुपये 18,669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलताज का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14,64,000 पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86% बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में कुल 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को उन्नत कर पूर्ण आंगनवाड़ियों में परिवर्तित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 24,662 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। पोषण 2.0 योजना के लिए रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी अनुश्रवण एवं हितग्राहियों को एक ही स्थान से विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत यथासंभव उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का संयुक्त भवन तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु रुपये 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए रुपये 3,729 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 26,797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में विकसित मध्य प्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक औद्योगिक निवेश तथा प्रदेश के समावेशी विकास के लिए प्रारंभ किए गए 4 मिशनों से अवगत कराया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुदृढ़ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः मैं प्रदेश में अधोसंरचना से संबंधित कार्यों एवं प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूंजीगत परिव्यय रुपये 57,348 करोड़ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूंजीगत परिव्यय रुपये 57,348 करोड़ था, जो लगभग 13% वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में रुपये 64,738 करोड़ अनुमानित है, जिसे वर्ष 2025-26 में 31% बढ़ाकर रुपये 85,076 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। हमारी सरकार द्वारा जन निजी भागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के लिए नवीन योजना निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। निजी निवेश से शासकीय संपत्ति एवं संसाधनों के संचालन हेतु योजना बनाई जा रही है, जिससे निजी क्षेत्र में अपनाए जा रहे बेहतर प्रबंधन मॉडल्स को शासकीय संस्थानों में भी लागू किया जा सकेगा। इस योजना के विचार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों आदि का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल आधारित संचालन किया जाना लक्षित है। एक नवाचारी वित्तीय उपकरण के रूप में प्रदेश में सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर्स के धन जुटाता नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सोशल स्टॉक एक्सचेंज उक्त संपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। किसानों की आय वृद्धि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। 2 दशक पहले सिंचाई स्रोतों के अभाव में प्रदेश में धरती सूखी, जनता भूखी की स्थिति बनी रहती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री की पहल पर मिले जल हमारा तुम्हारा के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदा नीरा स्वरूप प्राप्त होगा। प्रदेश में रुपये 24,293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना एवं रुपये 35,000 करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहमति वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 बृहद एवं माध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनमें आगामी समय में 7,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजना के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 17,863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से
24% अधिक है। नागरिक सुविधा एवं औद्योगिकरण में वृद्धि के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2024-25 में 3,750 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन 850 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 42 पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होने से समय एवं ईंधन के अपव्यय को रोकने हेतु रेलवे ओवर ब्रिज, आरओबी एवं रेलवे अंडर ब्रिज आरयूबी के निर्माण कार्य रेलवे से समन्वय कर प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। प्रदेश में रुपये 4,251 करोड़ लागत के कुल 116 नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर है। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ प्रदेश अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना एवं इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उज्जैन जावरा 4 लेन के निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र मुंबई, दिल्ली 1 लेन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से रुपये 1,692 करोड़ की अनुमानित लागत के उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग का भूमि पूजन हो चुका है। प्रदेश के सड़क निर्माण में नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से फुल हेल्थ रिक्लेमेशन पद्धति द्वारा ग्वालियर, गुना, दतिया जिलों में सड़कों का निर्माण प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया। जेट पैचर, वेलोसिटी पैचर, इंफ्रारेड, माइक्रो सर्फ फेसिंग पद्धति से सड़कों की मरम्मत, व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाने का लक्ष्य है। इसी तरह प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 500 रेल ओवर ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे। इस वर्ष 3,500 किलोमीटर नवीन सड़कें तथा 70 पुल पुलिया बनाने जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 5,200 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 8,631 ग्रामों को 19,472 किलोमीटर लंबाई की सड़कें निर्मित कर 12मासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। अनुभव में यह भी आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में अभी भी कई बसाहटें ऐसी है जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम पंचायतों में पहुंचने हेतु सड़क उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामवासियों को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजना मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में निर्मित मार्गों को एक रेखण में पूर्व से निर्मित पुल पुलिया, वेंटेज काजवे में से कुछ संरचनाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा वर्षा काल में जलमग्न हो जाने से 12मासी सड़क संपर्क प्रभावित होता है। अतः एक नवीन योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 16,436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 24-25 से 34% अधिक है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश में जल क्रांति का श्री गणेश किया गया है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस मिशन के 40% का भ्रष्टाचार है, पहले घोटाले की जांच तो करवा ले। रुपये 71,000 करोड़ लागत की 27,990 एकल तथा 143 नल जल योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार का मैं हृदय से आभारी हूं कि जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए भारत सरकार की सहभागिता को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए रुपये 17,135 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रदेश के औद्योगिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में ऊर्जा के उत्पादन व उपलब्धता को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। यह हमारी सरकार के प्रयासों के परिणाम ही है कि आज प्रदेश के सुदूर तथा दुर्गम स्थलों पर भी विद्युत की अबाध उपलब्धता है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता क्षमता 24,108 मेगावाट हो चुकी है। दिनांक 20 दिसंबर 2024 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 18,913 मेगावाट की आपूर्ति की गई। प्रदेश में पारेषण हानि मात्र 2.61% रह गई, जो पूरे देश में न्यूनतम है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मॉनिटरिंग, वितरण हानि में कमी तथा विद्युत उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में 6 नए अति उच्च दाब उपकेंद्र, 33/11 किलोवाट के 126 उपकेंद्र, 862 सर्किट किलोमीटर की अति उच्च दाब लाइन, 6,120 किलोमीटर HT लाइन एवं 7,710 किलोमीटर वितरण लाइन के केबलीकरण के कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। विगत 12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। 278 मेगावाट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। मुरैना में प्रदेश के प्रथम सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश के 2060 आदिवासी बहुल ग्रामों में सौर ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 19,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के शहरों तथा देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत प्रदेश के छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास प्रगतिरत है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में हवाई पट्टी पे किया गया है। गाय गोबर कर रही है एवं हवाई पट्टी पर्यटन वायु एवं PMC धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के माध्यम से प्रदेश के मुख्य शहरों एवं धार्मिक स्थलों के मध्य हवाई संपर्क स्थापित किया गया है। नगरीय विकास प्रदेश की विशिष्ट पहचान नगरों में उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं के आधार पर होती है। विगत वर्षों में प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क निर्माण, आधुनिक तकनीक के उपयोग एवं जन सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, उद्यान, नगर वन एवं अन्य हरित संरचनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। नगरीय निकाय अपने बेहतर प्रशासन एवं कार्य प्रणाली से नगरों की विशिष्टता, ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत बड़े शहरों का समेकित विकास मेट्रोपॉलिटन एरिया की तर्ज पर किया जाना लक्षित है। प्रदेश की खनन राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली को खनन के साथ विकास के मद्देनजर एक नए नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे लगभग 50,000 नागरिकों को एक नवीन सुव्यवस्थित नगर की सुविधाएं मिल सकेगी। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि हमारे प्रदेश को देश में PM स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश को जहां दूसरे स्वच्छतम राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ है, वहीं इंदौर को 7वीं बार स्वच्छतम शहर का सम्मान प्राप्त हुआ है। भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 8,30,000 आवास निर्मित हो चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में जल आपूर्ति सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। नगरों के विकास के लिए त्वरित व सुलभ शहरी परिवहन आवश्यक है। प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होने के साथ साथ अन्य प्रमुख शहरों में केबल कार का भी संचालन किया जाएगा। सुगम शहरी परिवहन के लिए आधुनिक और आरामदायक बसों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही पीएम ई बस योजना अंतर्गत प्रमुख शहरों में पर्यावरण अनुकूल ई बसों का संचालन किया जाएगा। इस बजट में नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु लगभग रुपये 1,700 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 408 करोड़ तथा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 295 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान अंतर्गत 2025-26 में रुपये 1,617 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 24-25 से रुपये 506 करोड़ अधिक है। सिंहस्थ महापर्व न केवल मध्य प्रदेश के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है। सिंहस्थ 2028 महापर्व के अवसर पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा यात्रा पर पधारना संभावित है। आयोजन की विशालता व महत्ता के दृष्टिगत संपूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव दिए जाने हेतु श्रेष्ठ जन सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयोजन वर्ष 2008 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 18,715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 24-25 से लगभग रुपये 2,000 करोड़ अधिक है। ग्रामीण विकास, हमारी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा श्रेष्ठ स्तर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, हर घर जल का लक्ष्य, रोजगार के अवसर को आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में हमारा प्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं, घाटों एवं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। 100 समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध ग्राम की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जा रही है। पशुधन से समृद्धि के तत्व को समाहित करते हुए इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछली पालन तथा खाद्य संस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु बजट में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायतों को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में रुपये 2,507 करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष रुपये 6,007 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी क्रम में पंचायतों का वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाने की दृष्टि से ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपये 238 करोड़ तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली अनुदान में रुपये 2,041 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये 4,400 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रुपये 4,050 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के लिए रुपये 1,100 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के लिए 1,056 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए रुपये 960 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपये 800 करोड़,
स्वच्छ भारत मिशन के लिए रुपये 594 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए रुपये 274 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 19,050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय, 161 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 47,167 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त 539 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं भी कार्यरत है। इस वर्ष पचोर, अमजेरा, सिंगरौली एवं महेश्वर में नवीन चिकित्सालय, 34 नवीन स्थलों पर 50 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रीवा जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरी वार्ड का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सेवाओं में 249 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 2,575 सीट्स एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,337 सीट्स है। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर एवं सिवनी में नवीन शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की 400 तथा स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई है। प्रदेश में जन निजी भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में लगभग 1,000 संजीवनी एम्बुलेंस तथा 1,059 जननी एम्बुलेंस संचालित है। इन एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 22 लाख नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलनकारी योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार तथा जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि नवीन योजना सीएम केयर योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब तथा कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 26 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए। इस योजना अंतर्गत 497 शासकीय चिकित्सालय एवं 587 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 2,039 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिले, इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा। स्वास्थ्य जीवन चर्चा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महती भूमिका है। प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिंड, श्योपुर तथा सुजालपुर में 50 बिस्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरी अस्पताल, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष महाविद्यालयों तथा 4 आयुष कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश में संचालित आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को उपचार दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23,535 करोड़ प्रस्तावित है, जो गत वर्ष की तुलना में रुपये 2,992 करोड़ अधिक है। पर्यटन एवं संस्कृति, देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। राज्य में पर्यटन के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को 14 स्मारकों का निर्माण लगभग रुपये 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन
के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान को विकसित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हेतु श्री कृष्ण पाथे योजना के लिए रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्ताव। इसी प्रकार परिष्कार के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन बनाए जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, सभागार तथा साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी होंगे। इस योजना के लिए रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्रदान करने में सहभागी है। इस हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना में प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके। इस योजना के 3 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके। इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में रुपये 1610 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष से रुपये 133 करोड़ अधिक है। सुशासन, प्रदेश के गतिशील आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए सुस्थिर कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। इस लक्ष्य के साथ हमारा पुलिस बल पूरे समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। पुलिस बल में उत्साह, ऊर्जा एवं मनोबल बनाए रखने के लिए हमारी सरकार कार्मिकों के साथ उनके परिवारजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रही है। पुलिस बल के लिए लक्षित 25,000 आवासों में से 10,352 आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर 24 नवीन प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन है। भोपाल में 50 बिस्तरी नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय में उपचार प्रारंभ हो चुका है। त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए डायल 100 योजना के वाहनों में आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सहायता के लिए संदेश प्राप्त होने की लगभग औसतन 18 मिनट की अवधि में वाहन घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 60 शहरों में लगभग 2000 महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी प्रणाली से गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात प्रबंधन आदि में सहयोग मिल रहा है। साइबर अपराधों को रोकने एवं अन्वेषण के लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत पुलिस बल को वाहन सुविधा एवं अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 12,876 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से लगभग रुपये 1,585 करोड़ अधिक है। केंद्र प्रवर्तित गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। बंदियों के कौशल विकास एवं रोजगार हेतु प्रदेश की उज्जैन, बैतूल एवं धार जेलों में ITI संचालित हैं। जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 नवीन जेलों का निर्माण तथा नवीन बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। बंदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर प्रावधान किए जा रहे हैं। जेल विभाग हेतु रुपये 700 अगस्त 2024 से प्रारंभ साइबर तहसील 2.0 के माध्यम से अब तक 90,000 से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण गया है। फार्मर आईडी रजिस्ट्री योजना के में 61 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमें विश्वास है कि स्वामित्व योजना की सफलता उपरांत भारत सरकार निराकरण किया गया है। फार्मर आईडी रजिस्ट्री योजना के में 61 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमें विश्वास है कि स्वामित्व योजना की सफलता उपरांत भारत सरकार की नवीन नक्शा योजना में भी प्रदेश उच्च स्थान पर रहेगा।
समस्त शासकीय वाहनों में 15 वर्ष की आयु के उपरांत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्वर विज्ञान मेरे शिव 25% की छूट प्रदान की गई है। नवीन प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। इस हेतु रुपये 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राकृतिक संसाधन, हमारा प्रदेश वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए देश विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश के वन क्षेत्र इमारती लकड़ी के अतिरिक्त बांस, लघु वनोपज, औषधियां, पौधों तथा वन्य जीवों से परिपूर्ण है। राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 11,200 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्रों में वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने हेतु लगभग 3,000 किलोमीटर वन सीमा में फेंसिंग कार्य किया जाएगा। प्रदेश में स्थित 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का प्रबंधन प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए बनाई गई प्रबंधन योजनाओं के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं में मुख्यतः पारिस्थितिकीय विकास, कौशल उन्नयन कार्य, हैबिटेट सुधार, अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा, जल स्रोतों का विकास, संरचनाओं का निर्माण एवं उनका रखरखाव आदि कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही वन्य प्राणियों को उनकी जीवन शैली अनुसार वातावरण एवं उचित देखभाल के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चिड़ियाघर तथा बचाव केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तथा डिंडोरी जिले में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का पुनर्नवीनीकरण कर महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तकनीकी सहयोग से वनों के विषय में जागरूकता बढ़ाने, वानिकी गतिविधियों का विस्तार, वन्य जीवों के संरक्षण और वनाश्रित जन समुदाय की लघु वनोपज आधारित आजीविका संवर्धन हेतु वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण हेतु अविरल निर्मल नर्मदा योजना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत वन भूमि में पौधारोपण द्वारा जलवायु प्रबंधन के संभावित खतरों पर नियंत्रण तथा प्रकृति का मूल वैभव पुनर्स्थापित किया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा पथ पर धर्मार्थियों हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा तथा नर्मदा के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए रुपये 5,668 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष की तुलना में रुपये 459 करोड़ अधिक है। प्रदेश में कोयला, चूना, पत्थर, तांबा, मैंगनीज, लो बॉक्साइट, राक, फास्फेट आदि प्रमुख अयस्कों तथा खनिजों का खनन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ताम्र, अयस्क एवं मैंगनीज के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर रहा। राक, फास्फेट एवं चूना पत्थर में प्रदेश का दूसरा एवं कोयला उत्पादन में चौथा स्थान, लो अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान 6वां है। खनिजों में के संरक्षण, अन्वेषण व विधिमान्य नियमों के अंतर्गत खनिजों के दोहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इससे प्रदेश की आय में वृद्धि तथा नए खनिज संपदा की खोज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, कॉपर, वेनेडियम, टंगस्टन, गोल्ड आदि के 32 अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार व सुधार, हमारी सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तत्पर कार्यप्रणाली की सरकार है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण हेतु विभागों द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है।
शासकीय सेवा के एनपीएस अभिदाताओं को उनके अंशदान निवेश विकल्प को विस्तारित किया जाकर पेंशन फंड मैनेजर के चयन की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से वैकल्पिक रूप से प्रारंभ की जा रही यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन निर्धारण की ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था लागू है। वर्तमान पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केंद्रीकृत तथा फेसलेस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी स्थान अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण की कार्रवाई केंद्रीकृत कार्यालय में पदस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा संपादित हो सकेगी। शासकीय सेवकों के लिए लागू होने वाले विभिन्न सेवा एवं वित्तीय नियम बहुत पुराने होने से उनके अनुप्रयोग में होने वाली कठिनाइयां एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनके अद्यतनीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से 7वां वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय एवं स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद करना चाहूंगा कि शासन के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनका सराहनीय योगदान सदैव प्राप्त होता है। यह हमारी सरकार एवं कार्मिकों के मध्य विश्वास एवं समन्वय का अप्रतिम उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर हमारे प्रदेश को ऐसा आदर्श प्रदेश बनाएंगे जो अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक हो, आकर्षक का केंद्र हो एवं जो हमारे प्रदेश की योजनाएं एवं उनके सफल क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता पैदा करे। कर प्रस्ताव गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर आरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। कर्ज कब घटेगा? कर तो नहीं लगा, कर्ज कब घटेगा ये भी तो बताएं। पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 2,62,009 करोड़ तथा राजस्व व्यय रुपये 2,60,983 करोड़ अनुमानित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 1,026 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि केंद्रीय करों से हिस्सों के रूप में बजट अनुमान की तुलना में रुपये 5,267 करोड़ की राशि अधिक प्राप्त हुई। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षण अनुमान रुपये 62,434 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.15% है, जिसमें भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में प्रदत्त ऋण तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अनुपयोगी ऋण राशि शामिल है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 2,90,879 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रुपये 1,09,157 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 1,11,662 करोड़ अनुमानित है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां रुपये 21,399 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 48,661 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 6.4% अधिक होने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपये 6,63,344 करोड़ रहा है, जिसमें रुपये 27,000
535 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 2,90,879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कुल व्यय वर्ष 2025-26 के लिए कुल विनियोग की राशि रुपये 4,21,032 करोड़, राजस्व व्यय रुपये 2,90,261 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय रुपये 85,076 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान रुपये 2,01,282 करोड़ है। मुख्य शीर्षवार बजट अनुमान खंड 1 में उपलब्ध है। वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान रुपये 3,26,383 करोड़ का है, जिसमें रुपये 48,954 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 3,75,337 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शुद्ध लेन देन के लिए वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपये 3,810 करोड़ का है। वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्तियां रुपये 3,75,340 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 3,75,337 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष 2025-26 का शुद्ध लेन देन रुपये 2,00,00 लाख अनुमानित है। राजकोषीय स्थिति। राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3% है। भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 11,000 करोड़ दीर्घकालीन ब्याज रहित ऋण सहायता राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% प्राप्त होने का अनुमान है, जो राजकोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। साथ ही भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में राज्य द्वारा उपयोगी बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। बजट 1.01 वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं। जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं आएगा का उपयोग वित्त वर्ष 2025-26 में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तों को ध्यान में रखकर यह बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपये 78,902 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66% है। वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित है। कृपया बैठिए, व्याख्यान मत करिए, आप वरिष्ठ सदस्य। कृपया बैठिए। 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधार विषयक प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ए रेटिंग दी गई। सुन लो, एक बार सुन लो जरा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधार विषयक प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ए रेटिंग दी गई। करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के द्वारा विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय तथा व्यय की गुणवत्ता के मानकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होना उल्लेखित किया गया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि में मध्य प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट भाषण का समापन
इस भावना के साथ करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश, सुन लो, हमारा प्रदेश देश के मध्य में है, इसलिए सबका है हृदय भाग में, इसलिए सबके लिए आज प्रस्तुत बजट प्रस्ताव प्रदेश को विकास का स्वर्ण मुकुट पहनाकर आकाश छूने की समृद्ध कामना रखता है। यह बजट हमारे दिव्य प्रदेश को प्रणाम भर है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों एवं अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को सर्वहितकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है भाई, प्लीज ये इसको उचित नहीं कहा जा सकता। आपको बजट में बोलने को मिलेगा, उस समय अपनी बात रखिएगा। नहीं, प्लीज वित्त मंत्री जी। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम व प्रतिबद्धता से बजट को तैयार करने में सहयोग किया है। माननीय महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव को इन शुभ भावों के साथ सदन को सौंप रहा हूं। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। एक वित्त मंत्री जी का पूरा हो जाने दे, वित्त मंत्री जी का पूरा। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के आय व्यय के उपस्थापन के साथ साथ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथापेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2025-2026 सदन के समक्ष रखता हूं। आज दीर्घा में केंद्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत है। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 13 एवं 17 मार्च 2025 नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 12 मार्च 2025 को सायंकाल 4 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी। विधानसभा की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित। कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, आइए मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ। तो ये पिटारा जो खुला है, इसमें वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है 4,21,000 करोड़ का ये बजट रहा। कोई नया कर इसमें लागू नहीं किया गया है। 3 लाख नए रोजगार सृजित करने की बात इसमें कही गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने की बात कही गई है। ज्ञान यहां पर दिखा है, ज्ञान पर आधारित ये बजट है। तो बजट नया पर ख्वाहिशें पुरानी है, ये विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। और इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। अभी आपने देखा कि विधानसभा स्पीकर विपक्ष को शांत कराते हुए नजर आ रहे थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, बजट को सुनना चाहिए। धर्म, संस्कृति और पर्यटन को 1160 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने की बात, 507 करोड़ से 14 स्मारकों का निर्माण करने की बात, एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा, 25 से
सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनेंगे। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। गरीबों को अनाज के लिए 7,132 करोड़ रुपए अनाज के लिए रखे गए हैं। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने के बाद 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। ये भी प्रावधान बजट में है। एसटी के विकास के लिए 47,000 करोड़ रुपए। डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा संबल योजना के लिए।